नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। रायपुर में विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में हिंदी में शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हुए थे। विष्णुदेव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता मोदी की गारंटी नामक चुनावी वादों की श्रृंखला को पूरा करना है। साथ ही कई दूसरी चुनौतियां भी उनके सामने होंगी। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विष्णुदेव साय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये पद संभालने वाले वो पहले आदिवासी नेता हैं। वो छत्तीसगढ़ के 23 साल पुराने इतिहास में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभुत्व वाले केंद्रीय मैदानी इलाकों से परे क्षेत्र में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। सरगुजा के पहाड़ी उत्तरी आदिवासी क्षेत्र में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कुनकुरी से विधायक विष्णुदेव साय को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित एक बैठक में सर्वसम्मति से बीजेपी के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया था। इस इलाके से बीजेपी ने हाल ही में चुनाव में सभी सीटें जीती हैं। इससे पहले मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत में विष्णुदेव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता मोदी की गारंटी नामक चुनावी वादों की श्रृंखला को पूरा करना होगा। दूसरी बातों के अलावा उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 18 लाख घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं उन सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में मैं हमारी पार्टी द्वारा लोगों को दी गई मोदी की गारंटी को पूरा करूंगा। पिछले 5 वर्षों में 18 लाख लोगों को आवास योजना से लाभ नहीं मिला और मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता ये सुनिश्चित करनी होगी कि उन सभी को ये घर मिले। जो भी भ्रष्ट हैं उन्हें सजा दी जाएगी। कांग्रेस की विफलता और मोदी की गारंटी के कारण हमने सरगुजा की सभी सीटें जीती। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी की उपस्थिति ने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। नए सीएम द्वारा की गई एक और महत्वपूर्ण घोषणा 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पात्र किसानों को 2 साल का बोनस देना है। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय के अलावा दिलीप सिंह सरगुजा क्षेत्र के एक प्रमुख बीजेपी नेता थे जो अपने धर्म परिवर्तन विरोधी आंदोलन के लिए जाने जाते थे। उनके बेटे प्रबल प्रताप, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर 2023 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, उन्होंने अपने दिवंगत पिता के साथ विष्णुदेव साय की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन दिया, पिताजी आज आपको गर्व होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव और मध्य प्रदेश में मोहन ने कमान संभाल ली है, यानी कि राजगद्दी संभाल ली है और इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पैनल में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सौरभ साहू जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लक्ष्मी वर्मा जी, विष्णु मोहन से पूरी दुनिया आशीष मांगती है, अपने जीवन के लिए खुशहाली मांगती है। आपने तो प्रदेश की कमान ही विष्णु और मोहन को सौंप दी है। सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद जी। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिन से कई मीम्स भी बन रहे हैं। प्रदेश में नए चेहरे को कमान तो दी गई है, चौंकाने वाले नामों का खुलासा भी हुआ, लेकिन तीनों नाम ऐसे आप लोगों ने चुने जो ईश्वर के नाम जैसे ही नाम हैं
और सोशल मीडिया पर अब कहा जा रहा है कि विष्णु और मोहन भी अब भजन करेंगे और बीजेपी शासित राज्यों का विकास करेंगे। पहले इस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति है बिल्कुल उसकी पक्षधर है और हमारे एजेंडे शुरू से रहा है। और ये जो नाम है वो हमारे सनातन संस्कृति से उपजे हुए ही नाम है। और भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ आम जनता के हित के लिए काम करती रही है। और हमारे नए मुख्यमंत्री के रूप में तीनों प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ आम जनता के हित के लिए काम करेंगे। मोदी जी की गारंटी, जिनकी गारंटी आज पूरे देश में लोग जो है मानते हैं और उनके गारंटी को जानते भी हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता हो, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे राजस्थान की जनता हो, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके आज बड़ा जनमत जो है इन दो प्रदेशों में दिया है। तो निश्चित रूप से उन जनता के विश्वास में खरे उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा कहना चाहिए एफर्ट लगाएगी। ये विश्वास मैं अपने प्रदेश की जनता को, साथ में आपने क्वेश्चन किया इसलिए दोनों प्रदेश की जनता से जी मैं कहना चाहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है। जी ठीक है, लेकिन अब तो आप ये कहिए ना कि विष्णुदेव है तो मुमकिन है, मोहन है तो मुमकिन है, भजन है तो मुमकिन है, क्योंकि तीनों राज्यों की जो बागडोर है वो तो आप अपने मुख्यमंत्रियों को अब यहाँ पर सौंप चुके हैं। सौरभ साहू जी, आपसे मैं सवालों का सिलसिला आगे जारी करूं, लेकिन आप चाहें तो बधाई दे सकते हैं आज लक्ष्मी वर्मा जी को। निश्चित रूप से, क्योंकि ये राजनीतिक और एक वैचारिक लड़ाई है और इसमें क्योंकि बीजेपी को पूर्ण रूप से तीनों राज्यों में समर्थन मिला है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लक्ष्मी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहूंगा, तीनों राज्यों को और तीनों नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको बधाई देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की इस डिबेट में कोई भी सवाल रखने की बजाय मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन जो नए सीएम बने हैं उनको हमको कुछ समय देना चाहिए और उसके बाद जब उनके कामकाज सामने आएंगे तब उसमें बहुत सारी चीजें जो उभर के आएंगी, क्योंकि हम एक मजबूत और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है तो निश्चित रूप से हम उन पर सवाल जहां पर पूछने चाहिए वहां पर पूछेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो दो बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें, जैसा कि इन्होंने जो डेट दी है 25 तारीख को जो 2 वर्षों का किसानों को बकाया जो बोनस है वो मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से इसका जो लाभ है, छत्तीसगढ़ क्योंकि किसान बाहुल्य प्रदेश है तो यहाँ पर निश्चित रूप से उसका लाभ तो मिलेगा अगर ये जो योजना है वो पूरी होती है। दूसरा, क्योंकि महिलाओं ने यहाँ पर इनको बहुत बड़ा जन समर्थन दिया है जैसा कि माना जा रहा है, तो महतारी वंदन योजना भी निश्चित रूप से लागू होगी। क्योंकि कल मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें अभी जो बात निकल करके आई तो पहले जिस तरीके से महतारी वंदन योजना का प्रचार किया गया तो छत्तीसगढ़ की हर महिला को मिलेगा ऐसा एक माना जा रहा था। लेकिन अभी जैसे उज्ज्वला योजना की भी बात करें या जो सिलेंडर जो अपने को मिलना है कि 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से मिलना है, तो उसमें एक नवभारत में एक खबर में पढ़ रहा था कि उसमें सिर्फ उज्ज्वला वालों को इस बात की अभी योग्यता है जो 500 रुपए में मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से अभी जो इनके घोषणा पत्र में जो गारंटियां हैं उनकी गारंटी को पूरा करें मुख्यमंत्री, ऐसा हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो मोदी जी की गारंटी की बात लक्ष्मी वर्मा जी कर रही थी तो हमने 2014 की भी गारंटी देखी, उसमें तो 2 करोड़ रोजगार की जो बात थी, हर साल रोजगार देने की बात थी, चाहे भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, अभी आपने कहा ना कि थोड़ा सा समय तो आप देंगे, क्योंकि अभी तो देखिए राजगद्दी पर बैठे हैं, थोड़ा सा समय जाहिर सी बात है आपको देना भी यहाँ पर चाहिए। जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। निरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। निरंजन जी, नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव
छत्तीसगढ़ में पार्टी का सफलतापूर्वक और बेहतर तरीके से संचालन कर चुके हैं। उन्हें राज्य की राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आने वाला लोकसभा चुनाव है। पार्टी लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना चाहती है और इन तैयारियों का नेतृत्व अब नए मुख्यमंत्री के हाथों में होगा। कांग्रेस की खींची गई लकीर से भी बड़ी लकीर खींचने की जिम्मेदारी अब विष्णुदेव के ऊपर होगी। देखिए ऋषि जी, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है। कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर एक चीज के अंदर एक डेवलपमेंट आ रहा है, या यूं कहें कि नई तकनीक आ रही है। अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ से देखें या जो जमाना है वो जिस तरीके से बदलता जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय राजनीति के अंदर हमने देखा कि राजनीति बिल्कुल नहीं बदली। पिछले 70 सालों से वही परंपरागत तरीका, वही सारा सिस्टम चल रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राजनीति का डिस्कोर्स बदलने का प्रयास किया, और ये जो वर्तमान जो अभी एपिसोड चल रहा है, जिस तरीके से तीनों राज्यों के अंदर कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर कमजोर है, लेकिन वहां पे आपने ये चीज देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी स्थिति में अपनी प्रतिष्ठा का परवाह किए बिना जिस तरीके से उन्होंने वहां का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, प्रादेशिक नेतृत्व को पीछे करके और केंद्रीय नेतृत्व ने अपना चेहरा वहां पे आगे लाया और हार जीत की परवाह किए बिना एक बहुत बड़ा दाव उन्होंने चला, और उसके बाद में जिस तरीके से वो कामयाब हुए, चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद में अब जो एक नई रणनीति इन्होंने जिस तरीके से दिखाई कि भाई एक जिसको कहते हैं अंतिम पंक्ति का व्यक्ति इन्होंने निकाल करके और प्रदेश का मुखिया बनाया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ नई राजनीति करती है। और जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए अपनी जो परंपरागत जो पुराना जो घिसा पिटा तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी का कुर्ता खींचना है या नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता खींचना है या इनकी लाइन को छोटा करना है, चाहे वो परंपरागत तरीके INDI या गठबंधन बनाने की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखेंगे तो वो उत्तरोत्तर एक नई लाइन खींच देती है और विपक्ष को उस टाइम समझ में नहीं आता। और अब आप अगर बात 2024 की कर रही हैं तो ऋषु जी आपको ये भी चीज समझनी चाहिए कि अब 2024 के चुनावों में 100 से भी कम दिन बचे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया मोमेंटम तैयार किया है और उसके बाद में लगातार इनके पास जो उत्तरोत्तर इनके पास प्रोग्राम है, चाहे अभी आपने देखा होगा कि धारा 370 पे बहस हुई, उसके ऊपर भी पूरे देश ने वो संसद की कार्रवाई देखी, और उसके बाद में अब 22 जनवरी को राम मंदिर का भी जिस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ और अब वहां पे भगवान राम का विराजमान होंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी कहूँ या जो एक विश्व हिंदू परिषद, उसको भी एक बहुत बड़ा इवेंट देश में बनाने जा रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब लोकसभा चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी इस मोमेंटम को कहीं ना कहीं टूटने देगा। बिल्कुल, भले ही कांग्रेस लगातार इस बात को कह रहा था कि मोदी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया है। मुझे क्योंकि एक ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आऊंगी, लेकिन मोदी का मैजिक अभी भी लगातार बरकरार है, और किस तरीके से बरकरार है ये तो यहाँ पर जनता ने बता ही दिया। क्योंकि जब कई राजनीतिक पंडित राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार की पटकथा लिख रहे थे, तब उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मतदान बूथ पर इन प्रदेशों की महिलाएं, गरीब, श्रमिक अपने मतों के प्रयोग से पूरी पटकथा को बदल देंगे। और मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया और उम्मीद जताई। लेकिन अब जनता को यह उम्मीद है कि जिस तरीके से राज्य में मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ है, तो अब मुख्यमंत्री जल्द से जल्द कार्य करेंगे और जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरा करेंगे। विष्णु और मोहन के हाथों में होगी अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कमान, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ साहू जी, आप लोग पूरे चुनाव प्रचार में अनुसूचित जनजाति, OBC प्रतिनिधित्व की बात करते रहे, लेकिन बीजेपी ने एक प्रदेश की कमान अनुसूचित जनजाति के नेता, दूसरे की OBC नेता और तीसरे की सामान्य जाति के नेता को सौंपकर आपके जाति के मुद्दों पर ही विराम यहां लगा दिया। देखिए रेशु जी, हम लोग यहाँ पर जो जातिगत जनगणना की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो हम उनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात करते हैं या उनको जिस तरीके से
बहुत सारी योजनाओं में जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी मांग थी, जो राहुल जी ने भी लगातार मांग की है और हमारे घोषणा पत्र में भी था छत्तीसगढ़ के कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे अगर सरकार में आते हैं, तो उसकी मांग हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि जो पिछड़े हैं, पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ना कांग्रेस की रीति नीति रही है और निश्चित रूप से हम उस पर अभी भी कायम रहेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास 35 सीटें हैं यहाँ पर, तो हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं। आपने 2018 में देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास 15 सीटें भी नहीं थी, तो उस समय वो एक विपक्ष की भी, एक सकारात्मक विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर अगर देखें, हमारे पास 35 सीटें हैं और एक अच्छे और मजबूत और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। और हम ये जातिगत जनगणना की मांग हो, चाहे पिछड़ों की किसी भी तरीके के अधिकारों की बात हो, जहां पर भी उनके अधिकारों का हनन होगा, हम उनकी मांग करते रहेंगे और उनके साथ में खड़े रहेंगे। ऋतु जी, ठीक है। इससे पहले जिस बात का जिक्र कर रहे थे सौरभ जी, लक्ष्मी वर्मा, सौरभ जी ने जिस बात का जिक्र किया इससे पहले, ब्रेक से पहले, लक्ष्मी वर्मा जी, विष्णुदेव मोहन यादव और भजनलाल शर्मा को आपने जीते हुए राज्यों की राजगद्दी तो सौंप दी, लेकिन अब जल्द से जल्द मोदी की गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों को निभानी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जनता से जो वादे किए थे, अब जनता की निगाहें भी उन पर है कि कब सिलेंडर सस्ते में घर पर पहुंचता है। देखिए ऋतु जी, हमने जो वादा किया है, गारंटी दी है आम जनता को, निश्चित रूप से उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं बिल्कुल आपके चैनल में जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो कहती है वो करती है। हमारे सौरभ जी बोल रहे थे मोदी जी के बारे में कि लोगों के बीच में जो विश्वसनीयता घटी है, आप देखिए अगर 3 प्रदेश में एक बड़ा मैंडेट लेके अगर भारतीय जनता पार्टी आई है, आम जनता का विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि एक गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक आम कार्यकर्ता जो है, छोटा सा कार्यकर्ता, वो इस प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। और अगर वो प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनकी जो जीवन की जो गाथा होती है, जिसको उन्होंने दिया होता है, उस चीज को समझते हुए योजना बना के आम जन का जो विश्वास है उसको कायम करने में सक्षम हुए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो लाल किले पे जब उन्होंने पहली बार शपथ लेने के बाद जब झंडा फहराया, तो उनका आह्वान था स्वच्छता अभियान को लेके। आज देखिए पूरे देश में स्वच्छता अभियान के साथ साथ जो शौचालय एक गरीब की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हम चाहे शौचालय की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों की आवास की बात करें, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन गरीबों के आवास 5 साल बने नहीं। उन गरीबों का आह लगा कांग्रेस की सरकार। चलिए ठीक है, अब तो आपने वादा किया है ना कि सबसे पहले आते ही 18 लाख मकान बनवाएंगे, तो चलिए इंतजार रहेगा ना, उन लोगों को इंतजार रहेगा, 18 लाख घर आप भी बनवाइएगा। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक सवाल जरा निरंजन जी से भी कर लेते हैं। निरंजन जी, चुनावों में आदिवासी समुदाय का बीजेपी को समर्थन लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में ये जो क्रम है वो लगातार बरकरार रहा। विष्णुदेव के सामने इस समर्थन को बढ़ाते हुए अपनी उपयोगिता साबित करने की भी चुनौती होगी। निश्चित रूप से रिशु जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि राजनीति के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता के अंदर आपका भरोसा कितना है। और जिस तरीके से अभी चुनाव परिणाम आए हैं, एक समय था जब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल अगड़ों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों की पार्टी है। लेकिन अब जो पिछले 10-12 वर्षों के अंदर आपने परिवर्तन देखा है कि भारतीय जनता पार्टी गांव गोहांड देहात तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई और हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। और इसका प्रमाण ये है कि जहां ट्राइबल्स एरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ती हुई दिखती थी, इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर कहो या मध्य प्रदेश के अंदर कहो या राजस्थान के अंदर कहो, वहां आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा लामबंद होकर के खड़ा हुआ दिखा। इसका कारण केवल और केवल आपको मैं बताऊं रिशु जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज जिस तरीके से जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मैंने जो अभी पूर्व में भी कहा, क्योंकि आज जिस तरीके से गांव के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी ना किसी गैजेट से
लेस है, वो चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, और वो डे टू डे बेसिस की राजनीति को अपने बड़ी नजदीक से और क्लोज से देख रहा है, और वो इस चीज को देख रहा है कि कौन व्यक्ति केवल बातें कर रहा है और कौन व्यक्ति उस चीज को प्रासंगिक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तरोत्तर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है ना निरंजन जी कि इस बार के जो चुनाव हुए उसमें आप ये भी देखिए कि जितना प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें पीछे रही, उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाई। जो घोषणाएं की गई थी कांग्रेस की तरफ से वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाई। नहीं रेशु जी, इसके अंदर वास्तविकता ये है कि पहुंचने की ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्या कहा कि हर छोटी से छोटा बयान और छोटी से छोटी खबर जनता तक पहुंचती है, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? वास्तविकता ये है कि जब जनता देखती है एक ही चीज के अंदर दोहरा मापदंड, जब जनता देखती है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से विश्वास की कमी होती है। और जिस तरीके से मैं विशेषकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के राज्यों की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर मैं ये बात उन्मुक्त कंठ से कह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत जी ने जनता के लिए जो योजनाएं घोषित की, जो जनता के लिए योजनाएं चालू की, वो बहुत ही जनप्रिय योजनाएं थी, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता ने इनको नकार दिया, इसका मतलब जनता को इस चीज का भरोसा नहीं हुआ कि ये योजनाएं धरातल पे उतरेंगी। उसका कारण ये था कि अगर राजस्थान की बात करें तो चुनावी वर्ष यानी कि एक जो चुनाव का अंतिम वर्ष होता है उसके अंदर ये सारी की सारी घोषणाएं 8-10 महीनों में हुई और वो जनता तक पहुंची नहीं थी। जनता को यह भी भरोसा नहीं था कि ये आगे और कितनी फलीभूत होंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपनी रणनीति बनाती है या एक INDA गठबंधन किया, तो आप इस चीज को भी समझ के चलिए कि अगर आप किसी चीज के एसेट्स के अगर आप उसका स्टैग लेते हैं तो उसकी लाइबिलिटी का स्टैग आपको लेना पड़ेगा। और जिस तरीके से INDA गठबंधन के जो घटक दलों ने जिस तरीके से सनातन पे अटैक किया, और चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ले लीजिए, चाहे वहाँ प्रियंक खड़गे जी का बयान ले लीजिए, चाहे आप DMK के जो नेता है उनके बयान ले लीजिए, तो देखिए जनता को ये चीज बिल्कुल कभी भी पसंद नहीं आती। बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा है, कांग्रेस को उसका भी नुकसान इस दौरान उठाना पड़ा है। आखिरी प्रतिक्रिया आप कुछ कहना चाह रहे थे सौरभ जी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लक्ष्मी जी ने एक बात कही कि आवास योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोकने का काम किया, उस पर मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत सारे मंचों पर मैं ये कहता हूँ कि जो भाजपा है वो झूठ का प्रचार करने में बहुत आगे रहती है। निश्चित रूप से यहाँ पर आवास नहीं बने, 7,25,000 आवास जो थे उसको केंद्र ने वेटिंग लिस्ट में डाला, और इस वजह से राज्य ने तो अपना राज्यांश दिया, लगभग 87% का राज्यांश का लक्ष्य राज्य ने पूरा किया छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र ने उसे रोका। तो ये जो एक राजनीति का एक जो दूषित चले, लेकिन अब तो ये ऐसा नहीं कह पाएंगे ना, अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में जो वादे किए हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।